हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कक्षक और क्वांटम संख्या के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, ध्यान से आप समझिएगा कक्षक और क्वांटम संख्याओं के बारे में। किसी परमाणु में कई कक्षक संभव होते हैं, ठीक है। किसी परमाणु में कई कक्षक संभव होते हैं। गुणात्मक रूप में इन कक्षकों में उनके आकार, आकृति और अभिविन्यास के आधार पर अंतर किया जा सकता है, ठीक है। किसी भी परमाणु में कई कक्षक संभव होते हैं, ठीक है। तो इनमें अंतर कैसे करेंगे जब किसी परमाणु में कई कक्षक संभव हैं? तो इनको अंतर करने का जो तरीका है, गुणात्मक रूप में इन कक्षकों में उनके आकार के आधार पर, आकृति के आधार पर और अभिविन्यास, ओरिएंटेशन के आधार पर अंतर किया जा सकता है। छोटे आकार के कक्षक का अर्थ यह है कि नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता अधिक है, ठीक है। छोटे आकार का कक्षक है, इसका अर्थ यह है कि नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता अधिक है। इसी प्रकार आकृति और अभिविन्यास यह बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता किसी दूसरे दिशा की अपेक्षा एक दिशा में अधिक है, ठीक है। आकृति और अभिविन्यास से हमें यह जानकारी मिलती है कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता जो है, प्रोबेबिलिटी जो है, वह किसी दूसरी दिशा की अपेक्षा एक दिशा में अधिक है, ठीक है। क्वांटम संख्याओं द्वारा परमाणु कक्षकों में अंतर किया जा सकता है। क्वांटम संख्याओं के द्वारा परमाणु कक्षकों में अंतर किया जा सकता है। प्रत्येक कक्षक को 3 क्वांटम संख्याओं द्वारा दर्शाया जाता है। प्रत्येक कक्षक को 3 क्वांटम संख्याओं द्वारा दर्शाया जाता है। n, स्मॉल n मुख्य क्वांटम संख्या, स्मॉल n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा जाता है इसको, ठीक है। दिगंशी क्वांटम संख्या स्मॉल l, जिसे एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं, और चुंबकीय क्वांटम संख्या ml, जिसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहा जाता है, ठीक है। अब एक एक के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। आप पढ़ रहे हैं कक्षक और क्वांटम संख्या के बारे में। आपको बताया गया कि किसी परमाणु में कई कक्षक संभव होते हैं। गुणात्मक रूप में इन कक्षकों में उनके आकार, आकृति और अभिविन्यास के आधार पर अंतर किया जा सकता है। छोटे आकार के कक्षक का अर्थ यह है कि नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिक है। इसी प्रकार आकृति और अभिविन्यास यह बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता किसी दूसरी दिशा की अपेक्षा एक दिशा में अधिक है। क्वांटम संख्याओं के द्वारा परमाणु कक्षकों में अंतर किया जा सकता है, ठीक है। क्वांटम संख्याओं के द्वारा परमाणु कक्षकों में अंतर किया जा सकता है। प्रत्येक कक्षक को 3 क्वांटम संख्याओं द्वारा दर्शाया जाता है, n, l और ml, ठीक है। तो पहला देखते हैं मुख्य क्वांटम संख्या n के बारे में, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसे कहते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या n जो है एक धनात्मक पूर्णांक होता है। मुख्य क्वांटम संख्या हमेशा पॉजिटिव होता है, धन में होता है और पूर्णांक होता है, ठीक है। इस n का मान जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि हो सकता है, ठीक है। मुख्य क्वांटम संख्या n एक धनात्मक पूर्णांक होता है। इसका मान जो है 1, 2, 3, 4, 5 आदि हो सकता है। मुख्य क्वांटम संख्या से क्या जानकारी हमें मिलती है? मुख्य क्वांटम संख्या क्या बताता है हमें? तो मुख्य क्वांटम संख्या से कक्षक के आकार और काफ़ी हद तक उसकी ऊर्जा के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होता है, ठीक है। मुख्य क्वांटम संख्या से कक्षक के आकार और काफ़ी हद तक उसके ऊर्जा के बारे में पता चलता है। हाइड्रोजन और उस जैसे निकायों जैसे कि He+, Li2+, ठीक है,
हाइड्रोजन और उस जैसे निकायों आदि के लिए यह अकेले ही कक्षक के आकार तथा ऊर्जा को निर्धारित करता है। ठीक है, यह जो मुख्य क्वांटम संख्या n है, यह हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे जो हैं जिनमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो केवल मुख्य क्वांटम संख्या n के द्वारा ही कक्षक के आकार और ऊर्जा को निर्धारित किया जा सकता है। मुख्य क्वांटम संख्या से सेल अर्थात कोष का भी पता चलता है। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या से कोष की भी जानकारी प्राप्त होती है। देखें ध्यान से, तो आपने देखा कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे जो अन्य हैं जैसे कि He+, Li2+ आदि के लिए यह अकेले ही मुख्य क्वांटम संख्या n कक्षक के आकार तथा ऊर्जा को निर्धारित करता है। मुख्य क्वांटम संख्या से कोष का भी पता चलता है, सेल की भी जानकारी प्राप्त होती है। n का मान बढ़ने के साथ अनुमत कक्षकों की संख्या भी बढ़ती है। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या n का मान बढ़ने के साथ अनुमत कक्षकों की संख्या भी बढ़ती है और इसे n² द्वारा दिया जाता है। n का मान बढ़ने के साथ अनुमत कक्षकों की संख्या बढ़ती है और इसे कैसे दिया जाएगा? n² के द्वारा दिया जाता है। n के निश्चित दिए गए मान के लिए n के निश्चित दिए गए मान के लिए सभी कक्षक परमाणु का एक कोष बनाते हैं। ठीक है, n के निश्चित दिए गए मान के लिए सभी कक्षक परमाणु का एक कोष बनाते हैं। उन्हें निम्नलिखित अक्षरों के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, ध्यान से देखें आप, n के निश्चित दिए गए मान के लिए सभी कक्षक परमाणु का एक कोष बनाते हैं और उन्हें निम्नलिखित अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे कि n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, इस तरीके से। तो इनके कोष को कैसे दर्शाएंगे? तो n बराबर 1 को k कोष कहते हैं, n बराबर 2 को l कोष कहते हैं, n बराबर 3 को m कोष कहते हैं, n बराबर 4 को n कोष कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 जो आएगा उसको कोष के रूप में K, L, M, N, O, P आदि अक्षरों से प्रदर्शित करेंगे। मुख्य क्वांटम संख्या भी बढ़ने के साथ कक्षा का आकार बढ़ता है। ठीक है, तो जैसे जैसे मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ता है वैसे वैसे कक्षा का आकार भी बढ़ता है। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या बढ़ने के साथ कक्षा का आकार बढ़ता है। दूसरे शब्द में इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर स्थित होते हैं। जैसे जैसे कक्षा का आकार बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन भी नाभिक से दूर स्थित होंगे। चूँकि एक ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन को धनावेशित नाभिक से दूर होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन को धनावेशित नाभिक से दूर होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः n के बढ़ने से कक्षक की ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या n के मान के बढ़ने से कक्षक की ऊर्जा भी क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि मुख्य क्वांटम संख्या भी बढ़ने के साथ कक्षा का आकार बढ़ता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर स्थित होते हैं। चूँकि एक ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन को धनावेशित नाभिक से दूर होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः n के बढ़ने से कक्षक की ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक है, तो यह हो गया आपका मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में। अब देखते हैं दूसरा दिगंशी क्वांटम संख्या के बारे में। दिगंशी क्वांटम संख्या एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, जिसको स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं। दिगंशी क्वांटम संख्या l को कक्षक क्वांटम संख्या, ठीक है, कक्षक कोणीय संवेग, ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या भौम क्वांटम संख्या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। ठीक है,
तो आप देख रहे हैं कि दिगंशी क्वांटम संख्या के कई नाम हैं। दिगंशी क्वांटम संख्या यल को कक्षक क्वांटम संख्या, कक्षक कोणीय संवेग या भौम क्वांटम संख्या भी कहा जाता है। ठीक है, इससे हमें क्या जानकारी मिलती है दिगंशी क्वांटम संख्या यल से? यह कक्षक के त्रिविमीय आकार को परिभाषित करता है, 3D स्ट्रक्चर को बताता है। जो कक्षक है उसका 3D स्ट्रक्चर कैसा है, इसके बारे में जानकारी हमें दिगंशी क्वांटम संख्या से मिलती है। ठीक है, तो दिगंशी क्वांटम संख्या कक्षक के त्रिविमीय आकार को परिभाषित करता है। n के दिए गए मान के लिए, n के दिए गए मान के लिए यल के 0 से n-1 तक n मान हो सकते हैं। ठीक है, अगर n का कोई मान दिया गया हो तो उसके लिए यल का मान कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे? 0 से n-1 तक यूज करके निकालेंगे। n के दिए गए मान के लिए यल के 0 से n-1 तक n मान हो सकते हैं। अर्थात n के दिए गए मान के लिए यल के जो मान होंगे वे 0, 1, 2, 3, 4 n-1 तक हो सकते हैं। n के दिए गए मान के लिए यल के जो मान होंगे वे 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर n-1 तक हो सकते हैं। जैसे यदि दिया गया हो n बराबर 1, तो यल का मान क्या होगा? तो यल बराबर 0 से n-1 तक होता है। ठीक है, तो n बराबर 1 दिया है तो 0 से n का मान यहाँ 1 रखेंगे तो 1 - 1 अर्थात 0 हो जाएगा, अर्थात 0 से 0 तक अर्थात 0 हो जाएगा। n बराबर 1 के लिए यल का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब n बराबर 1 होता है तो यल का केवल एक मान वो क्या होता है? 0 होता है। लेकिन जब n बराबर 2 होगा तब क्या होगा? तो आप सूत्र जान रहे हैं कि n बराबर 2 के लिए यल का मान निकालते हैं 0 से n-1 तक, जिसमें शून्य को भी शामिल करते हैं, शून्य सहित। ठीक है, तो 0 से n-1 तक, तो n का मान 2 दिया है तो 2 - 1 क्या होगा? 1 होगा, अर्थात 0 से 1 तक, 0 से 1 तक अर्थात 0, 1 और 2 3 मान होंगे इसके। ठीक है, तो अगर n बराबर 1 है तो यल का मान केवल 1 होगा, लेकिन अगर n बराबर 2 है तो यल का मान 3 होगा, 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। जब n बराबर 1 होता है तो यल का केवल एक मान 0 होता है, लेकिन जब n बराबर 2 होता है तो n बराबर 2 के लिए यल के संभव मान जो हैं वह 0 तथा 1 हो सकते हैं। n बराबर 2 के लिए यल का संभव मान जो है वह 0, 1 और 2 होंगे। ठीक है, सूत्र क्या होगा? सूत्र यह होगा कि दिए गए n के लिए यल का मान होता है 0 से n-1 तक शून्य सहित। प्रत्येक कोश में एक या अधिक उपकोश, सब सेल या उप स्तर होते हैं, सब लेवल्स होते हैं। ठीक है, प्रत्येक कोश में एक या अधिक उपकोश या उपस्तर होते हैं। किसी मुख्य कोश में उपकोशों की संख्या n के बराबर होती है। ठीक है, किसी मुख्य कोश में उपकोश की संख्या किसके बराबर होगी? n के बराबर होगी। प्रत्येक कोश में एक या अधिक उपकोश या उप स्तर होते हैं। किसी मुख्य कोश में उपकोश की संख्या जो होगी वह n के बराबर होगी। जैसे समझें, उदाहरण के रूप में पहले कोश को लेते हैं। पहले कोश के लिए n बराबर 1 में केवल एक उपकोश होता है, जो ठीक है क्या होता है? l बराबर 0 के संगत होता है। जो एक उपकोश है वो किसके संगत है? 0 के संगत होता है। इसी प्रकार n बराबर 2 कोश में 2 उपकोश होते हैं, 0 और 1, 0 और 1 होते हैं। इसी तरह n बराबर 3 में 3 उपकोश होते हैं, 0, 1 और 2। ठीक है, तो n का मान अर्थात कोश का मान उपकोश के संख्या n के बराबर हो जाता है। ठीक है, अगर जो है n बराबर 1 है तो उपकोश भी 1 होता है, n बराबर 2 है तो उपकोश भी 2 होता है, n बराबर 3 है तो उपकोश भी 3 होता है। अर्थात किसी मुख्य कोश में उपकोश की संख्या n के बराबर होगी।
कोस 1 है तो कोस भी 1 होगा, कोस 2 है तो कोस भी 2 होगा, कोस 3 है तो कोस भी 3 होगा। जैसे आपने उदाहरण में देखा कि पहले कोस n बराबर 1 में केवल एक उपकोष होता है जो, ठीक है, l बराबर 0 का संगत होता है। इसी प्रकार n बराबर 2 कोष में 2 उपकोष होते हैं, l बराबर 0 और 1, और n बराबर 3 में 3 उपकोष होते हैं, l बराबर 0 1 2। n के अन्य मानों के लिए भी ऐसा लिखा जा सकता है, n के अन्य मानों के लिए भी आप ऐसे लिख सकते हैं। किसी कोष के उपकोषों को, किसी कोष के उपकोषों को दिगंशी क्वांटम संख्या l द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसी कोष के उपकोष को कैसे प्रदर्शित करते हैं? दिगंशी क्वांटम संख्या l के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। l के विभिन्न मानों के संगत उपकोषों को निम्नलिखित चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे l के मान है आपके 0 1 2 3 4 5 6, तो उपकोष के लिए संकेत क्या होगा, नोटेशन क्या होगा, संकेतन क्या होगा? तो अगर l बराबर 0 है तो उसके लिए उपकोष होगा s, l बराबर 1 है तो p, 2 है तो d, 3 है तो f, 4 है तो g, 5 है तो h। इस तरह से आपने देखा कि l का मान 0 1 2 3 4 5 होने पर उपकेश के लिए जो संकेतन होगा, जो नोटेशन होगा, वह SPDF GH होगा, SPDF GH होगा। ठीक है। साड़ी 2.4 में दी गई मुख्य क्वांटम संख्या के लिए l के संभव मान और संगत उपकोषों का संकेतन दिए गए हैं। ठीक है। साड़ी 2.4 में मुख्य क्वांटम संख्या के लिए l के संभव मान और संगत उपकोषों के संकेतन दिए गए हैं। आप देख सकते हैं, यह है आपकी सारणी 2.4 उपकोष संकेतन, n, l और उपकोष संकेतन। n बराबर 1 है तो उसके लिए l बराबर 0 होता है। ठीक है। उपकोष संकेतन इसके लिए क्या होगा, 1s। n बराबर 2, l बराबर 0 है तो उपकोष संकेतन होगा 2s। n बराबर 2 और l बराबर 1 है तो उपकोष संकेतन होगा 2p। ठीक है। s के लिए l 0 होता है, p के लिए l 1 होता है। ठीक है। s के लिए l 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए l 2 होता है, s के लिए 0 होता है। ठीक है। तो n बराबर 1 है तो l 0 हो जाएगा, तो उपकोष संकेतन हो जाएगा 1s। n बराबर 2 है, l 0 है तो इसका हो जाएगा 2s। n बराबर 2 है, l 1 है तो संकेत हो जाएगा 2p। n बराबर 3, l 0 है तो उपकोष संकेतन हो जाएगा 3s। n बराबर 3 है, l 1 है तो उपकोष संकेतन हो जाएगा 3p। n बराबर 3 है और l बराबर 2 है तो उपकोष संकेतन हो जाएगा 3d। ठीक है। l बराबर 2 है तो वह d उपकोष हो जाता है। ठीक है ना। तो अगर n बराबर 4 है और l बराबर 0 है तो 4s को बताएगा। n बराबर 4 है और l बराबर 1 है तो यह 4p को बताएगा। n बराबर 4 है और l बराबर 2 है तो यह 4d है, और यदि n बराबर 4 है और l बराबर 3 है तो यह 4f को संकेत के रूप में बताएगा। ठीक है। तो यह था आपका उपकोष संकेतन के बारे में। ठीक है। आप पढ़ रहे हैं क्वांटम संख्या के बारे में, आपको बताया गया दिगंशी क्वांटम संख्या के बारे में। अब तीसरा देखते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में। यह क्या होता है, ध्यान से आप समझिएगा। मैग्नेटिक आर बाइटल क्वांटम नंबर ml। ठीक है। चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या मैग्नेटिक आर बाइटल क्वांटम नंबर ml समन्वय अक्ष के संगत कक्षकों के त्रिविम अविन्यास के बारे में जानकारी देता है। यह जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, यह समन्वय अक्ष के संगत कक्षकों के त्रिविम अविन्यास के बारे में जानकारी देता है। 3D ओरिएंटेशन के बारे में जानकारी देता है, एक्सिस के बारे में बताता है, 0 प्लस माइनस। ठीक है। इसके बारे में जानकारी जो है हमें चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या से मिलती है। समन्वय अक्ष के संगत कक्षकों के त्रिविम अविन्यास
के बारे में जानकारी देता है। किसी उपकोष के लिए ml के 2l+1 मान संभव होते हैं। ठीक है, किसी उपकोष के लिए ml के कितने मान होंगे, तो किसी उपकोष के लिए ml के 2l+1 मान संभव होते हैं। ठीक है, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या हमें समन्वय अक्ष के संगत कक्षकों के त्रिविम अभिविन्यास के बारे में जानकारी देता है। किसी उपकोष के लिए ml के 2l+1 मान संभव होते हैं। इन मानों को इस प्रकार लिख सकते हैं, ml बराबर -l -l-1 कामा -l-2 इस रूप में, 0 कामा 1 -l-2 l-1 l। अतः l बराबर 0 के लिए ml का एक ही स्वीकृत मान 0 होता है। ठीक है, अगर जो है l बराबर 0 है तो ml का मान कितना होगा, तो ml का मान आप जान रहे हैं 2l+1 होगा। तो अगर l बराबर 0 होगा तो यहाँ पे l की जगह 0 लिख देंगे तो यह 2 × 0 0 हो जाएगा और +1 ही बचेगा। ठीक है, तो l बराबर 0 अगर है तो ml का मान केवल 1 होगा। l बराबर 0 के लिए ml का एक ही स्वीकृत मान वह 0 होता है, अर्थात 2 l का मान 0 रख दिए +1 बराबर 1 हो जाएगा। और यह कक्षक कौन होगा, यस कक्षक होता है। इसीलिए इसी तरह अगर l बराबर 1 रखें तो क्या होगा, तो अगर l बराबर 1 रखेंगे तो 2l+1 होगा, तो 2 और यहाँ पे 1 रखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही होगा और +1 मिलके 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यह कितनी वैल्यू आएगी, 3 वैल्यू आएगी। l बराबर 1 के लिए ml के कितने मान आएंगे, 3 मान आएंगे। वह कौन से होंगे, वह होंगे -1 0 और -+1। ठीक है, +1 से लेकर, ठीक है, प्लस से लेकर माइनस तक 0 सहित यह होगा आपका। तो l बराबर 1 के लिए ml जो होगा वह -1 होगा, फिर 0 होगा, फिर +1 हो सकता है। ठीक है, कक्षक कौन होगा, तो इसके लिए आप देख रहे हैं 3 है, अर्थात यह कक्षक 3p होगा, 2 1 +1। ठीक है, तो यह हो जाएगा 2 और 1 मिलके 3 हो जाएगा, और l बराबर 1 है इसलिए यह p हो जाएगा, तो यह 3p हो जाएगा, 3p कक्षक हो जाएगा। l बराबर 2 के लिए m का मान कितना होगा, तो l बराबर 2 है तो m का मान जो है -2 -1 0 +1 और +2 होगा, अर्थात कितने मान हो गए, 5 मान हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 मान है, d कक्षक हो सकता है। l बराबर 2 मतलब d कक्षक। ठीक है, स्मरण है कि ml के मान जो हैं l से और l के मान n से प्राप्त होते हैं। ml का मान आप कैसे निकाल सकते हैं, जब l का मान आपको पता हो, और l का मान कैसे आप निकाल सकते हैं, जब n का मान आपको पता हो। तो अगर n का मान दिया जाए तो उससे आप l का मान निकाल सकते हैं, और l का मान निकालने के बाद ml का मान आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में। आपको बताया गया कि चुंबकीय क्वांटम संख्या को ml से प्रदर्शित करते हैं। यह समन्वय अक्ष के संगत कक्षकों के त्रिविम अभिन्यास के बारे में जानकारी देता है। किसी उपकोष के लिए ml के 2l+1 मान संभव होते हैं, 2l+1 मान संभव होते हैं। अतः l बराबर 0 के लिए ml का एक ही स्वीकृत मान होता है, वह 0 होता है। ठीक है, अर्थात 2 और इंटू 0+1 अर्थात 1, और यह यस कक्षक होता है। इसी तरह अगर l बराबर 1 है तो इसके लिए ml का मान -1 0 +1 हो सकता है, और इसके लिए जो 3p होगा, l बराबर 2 के लिए ml जो होगा -2 -1 0 +1 +2 होगा, अर्थात 5 d कक्षक हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी परमाणु में प्रत्येक कक्षक n, l और ml मानों के समुच्चय द्वारा परिभाषित किया जाता है। ठीक है, किसी परमाणु में प्रत्येक कक्षक को आपको परिभाषित करना होगा, तो इसके लिए आप मुख्य क्वांटम संख्या n का यूज करेंगे।
दिगंशी क्वांटम संख्या एल का यूज करेंगे और चुंबकीय क्वांटम संख्या एम का यूज करेंगे। ठीक है। किसी परमाणु में प्रत्येक कक्षक एन, एल और एम मानों के समुच्चय द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अतः क्वांटम संख्याओं एन बराबर 2, एल बराबर 1, एम एल बराबर 0 द्वारा वर्णित कक्षक ऐसा कक्षक होता है जो दूसरे कोष के पी उपकोष में होता है। ठीक है। अगर क्वांटम संख्या इस तरह से लिखा हो, एन एल बराबर 2 लिखा हो, एल बराबर 1 लिखा हो और एम एल बराबर 0 लिखा हो, तो इससे हमें क्या जानकारी मिलेगी? तो इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि यह जो कक्षक है यह ऐसा कक्षक है जो दूसरे कोष का है और पी उपकोष में होता है। 2p के बारे में बता रहा है। ठीक है। यहाँ दी जा रही तालिका में उपकोष और उससे संबंधित कक्षकों की संख्या का संबंध दिया गया है। ठीक है। यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जिसमें यल का मान दिया गया है, उपकोष संकेतन दिया गया है और कक्षकों की संख्या के बारे में जानकारी दी गई है। देखिए ध्यान से, यल का मान 0 है तो उपकोष का संकेतन यस होगा और कक्षकों की संख्या 1 होगी। यल का मान अगर 1 है तो उपकोष का संकेतन p होगा और कक्षकों की संख्या 3 होगी। यल का मान अगर 2 है तो उपकोष का संकेतन d होगा और कक्षकों की संख्या 5 होगी। यल का मान अगर 3 है उपकोष संकेतन f होगा और कक्षकों की संख्या 7 होगी। यल का मान अगर 4 है उपकोष संकेतन g होगा और कक्षकों की संख्या 9 होगी। यल का मान अगर 5 है उपकोष संकेतन h होगा और कक्षकों की संख्या 11 होगी। ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि यस में कक्षक की संख्या 1 होता है, पी में 3 होता है, डी में 5 होता है, एफ में 7 होता है, जी में 9 होता है और एच में 11 होता है। ठीक है। तो इस तरह से आपने चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ा। तो पहले हमने आपको मुख्य क्वांटम संख्या बताया, फिर दिगंशी क्वांटम संख्या बताया, फिर चुंबकीय क्वांटम संख्या बताया। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण स्पिन क्वांटम संख्या यस के बारे में। ठीक है। यह क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण अर्थात यस के बारे में सुने ध्यान से। किसी परमाणु कक्षक के लिए चिन्हित तीनों क्वांटम संख्याओं को उसकी ऊर्जा, आकार और अभिविन्यास को परिभाषित करने में यूज किया जा सकता है। ठीक है। तो जो 3 क्वांटम संख्या आपने पढ़ा उससे हमें क्या क्या जानकारी मिलेगी? तो मुख्य क्वांटम संख्या से हमें ऊर्जा, ठीक है, यल से हमें आकार और यम से हमें अभिविन्यास के बारे में जानकारी मिल जाती है। किसी परमाणु कक्षक के लिए चिन्हित तीनों क्वांटम संख्याओं को उसकी ऊर्जा, आकार और अभिविन्यास को परिभाषित करने में प्रयुक्त किया जा सकता है। लेकिन बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं में देखे गए रेखा स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में एक क्वांटम संख्याएं पर्याप्त नहीं हैं। ठीक है। जो आपने मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या पढ़ा, यह जो है बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं में जो रेखा स्पेक्ट्रम आता है उसकी व्याख्या करने में एक क्वांटम संख्या पर्याप्त नहीं है। इनमें कुछ रेखाएं ड्यूप्लेट अर्थात 2 रेखाएं पास पास तथा कुछ रेखाएं त्रिक अर्थात 3 रेखाएं पास पास होती हैं। तीनों क्वांटम संख्याओं द्वारा अनुमानित ऊर्जा के अलावा यह कुछ और ऊर्जा स्तरों की उपस्थिति का संकेत करता है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण यस के बारे में। किसी परमाणु कक्षक के लिए चिन्हित तीनों क्वांटम संख्याओं को उसकी ऊर्जा, आकार और अभिविन्यास को परिभाषित करने में प्रयुक्त किया जा सकता है। लेकिन बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं में देखे गए रेखा स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में ये क्वांटम संख्याएं पर्याप्त नहीं हैं। इनमें कुछ रेखाएं दृक
और कुछ रेखाएं त्रिक होती हैं। तीनों क्वांटम संख्याओं द्वारा अनुमानित ऊर्जा के अलावा यह कुछ और ऊर्जा स्तरों की उपस्थिति का संकेत करता है। ठीक है, इसके बारे में जो व्याख्या है वह सन 1925 में जॉर्ज उहलेनबेक और सैमुअल गाउडस्मिट ने एक चौथी क्वांटम संख्या की उपस्थिति प्रतिपादित किया। ठीक है, सन 1925 में जॉर्ज उहलेनबेक और सैमुअल गाउडस्मिट ने एक चौथी क्वांटम संख्या की उपस्थिति प्रतिपादित किया जो इलेक्ट्रॉन प्रचंकरण क्वांटम संख्या ms कहलाता है। इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण क्वांटम संख्या ms, स्पिन क्वांटम नंबर ms कहलाता है। एक इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर ठीक वैसे ही स्पिनिंग करता है, प्रचक्रण करता है, जैसे सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते समय पृथ्वी अपने अक्ष पर प्रचक्रण करती है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जो है अपने अक्ष पर ठीक वैसे ही प्रचक्रण करता है जैसे सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते समय पृथ्वी अपने अक्ष पर प्रचक्रण करती है। अर्थात दूसरे शब्द में इलेक्ट्रॉन में आवेश और द्रव्यमान के अतिरिक्त, इलेक्ट्रॉन में आवेश और द्रव्यमान के अतिरिक्त नैज प्रचंकरण कोणीय संवेग होता है। ठीक है, इंट्रिंसिक कोणीय संवेग होता है इलेक्ट्रॉन के पास। इलेक्ट्रॉन के पास आवेश और द्रव्यमान तो होता ही है, इसके अलावा अतिरिक्त नैज प्रचक्रण कोणीय संवेग होता है। ठीक है, यह क्या होता है समझे ध्यान से। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग एक सदिश राशि है। इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है वह एक वेक्टर राशि होता है, सदिश राशि होता है। इसके लिए किसी चुने हुए अक्ष के सापेक्ष दो अभिविन्यास हो सकते हैं जिनमें प्रचक्रण क्वांटम संख्या ms के द्वारा अंतर किया जा सकता है, भेद किया जा सकता है। ms का मान +1/2 या -1/2 हो सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है अपने अक्ष पर ठीक वैसे ही प्रचक्रण करता है जैसे सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते समय पृथ्वी अपने अक्ष पर प्रचक्रण करती है। अर्थात दूसरे शब्द में इलेक्ट्रॉन में आवेश और द्रव्यमान के अतिरिक्त नैज प्रचक्रण कोणीय संवेग होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग एक सदिश राशि है। इसके किसी चुने हुए अक्ष के सापेक्ष दो अभिविन्यास हो सकते हैं जिनमें प्रचक्रण क्वांटम संख्या ms के द्वारा अंतर किया जा सकता है। ms का मान +1/2 या -1/2 हो सकता है। इन्हें इलेक्ट्रॉन की दो प्रचक्रण अवस्थाएं भी कहते हैं, स्पिन स्टेट कहा जाता है। ठीक है, आमतौर पर वे तीरों, ऊपर की तरफ तीर हो तो ऊपरी प्रचक्रण स्पिन अप, और यदि नीचे की तरफ तीर हो तो निचला प्रचक्रण स्पिन डाउन द्वारा दर्शाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर स्पिन अप है तो उसको +1/2 कहेंगे और स्पिन डाउन है तो उसको -1/2 कहेंगे। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन के घूमने को बताया जा रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। अगर क्लॉकवाइज है तो उसको स्पिन अप कहेंगे, +1/2 मान देंगे ms का। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो स्पिन डाउन कहेंगे और -1/2 मान देंगे। ठीक है, विभिन्न ms मान वाले, विभिन्न ms मान वाले दो इलेक्ट्रॉन, एक +1/2 और दूसरा -1/2, विपरीत प्रचक्रण वाले कहलाते हैं। ठीक है, विभिन्न ms मान वाले दो इलेक्ट्रॉन जो हैं विपरीत प्रचक्रण वाले कहलाते हैं। एक का +1/2 होता है, दूसरे का -1/2 होता है। किसी कक्षक में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं।
इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का विपरीत प्रचक्रण होना चाहिए। ठीक है, किसी कक्षक में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं और इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का विपरीत प्रचक्रण होना चाहिए। ठीक है, संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि चारों क्वांटम संख्याओं से हमें निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है। चारों क्वांटम संख्या जो आपने पढ़ा, मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और स्पिन क्वांटम संख्या, इन चारों क्वांटम संख्याओं से हमें क्या जानकारी मिली? तो जो पहली क्वांटम संख्या थी उसे हमें यन से कोश का बोध होता है, सेल की जानकारी मिलती है। यन से कोश का बोध होता है, यह कक्षक का आकार और काफ़ी हद तक ऊर्जा निर्धारित करता है। ठीक है, nth कोश में यन उपकोश होते हैं, 99वें कोश में यन उपकोश होते हैं। यल जो है वह कक्षक की आकृति बताता है। प्रत्येक प्रकार के उपकोश में 2l+1 कक्षक होते हैं, अर्थात प्रत्येक उपकोश में एक यस कक्षक जिसके लिए l बराबर 0, 3p कक्षक जिसके लिए l बराबर 1 और 5d कक्षक l बराबर 2 हो सकते हैं। यल कुछ हद तक बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु के कक्षक की ऊर्जा का भी निर्धारण करता है। ठीक है, जबकि जो ml है, चुंबकीय क्वांटम संख्या ml जो है कक्षक के अभिविन्यास को प्रदर्शित करता है, ओरिएंटेशन को बताता है। यल के दिए गए मान, ठीक है, यल के दिए गए किसी मान के लिए ml के 2l+1 मान होते हैं। इतनी ही संख्या प्रत्येक उपकोश में कक्षकों की होती है। इसका अर्थ यह है कि कक्षकों की संख्या इसके अभिन्यासों के तरीकों के बराबर होती है। कक्षकों की संख्या उनके अभिविन्यासों के तरीकों के बराबर होती है। ठीक है, चौथी जो जानकारी हमें मिली, इलेक्ट्रॉन के प्रचक्रण के अभिविन्यास को एमएस बताता है। इलेक्ट्रॉन के प्रचक्रण के अभिविन्यास को एमएस बताता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि संक्षेप में चारों क्वांटम संख्या से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो पहली क्वांटम संख्या यन से कोश का बोध होता है, यह कक्षक का आकार और काफ़ी हद तक ऊर्जा निर्धारित करता है। यंत कोश में यन उपकोश होते हैं, यल जो है वह कक्षक की आकृति बताता है। प्रत्येक प्रकार के उपकोशों में 2l+1 कक्षक होते हैं, अर्थात प्रत्येक उपकोश में एक यस कक्षक, 3p कक्षक और 5d कक्षक हो सकते हैं। यल कुछ हद तक बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु कक्षक की ऊर्जा का निर्धारण करता है। ठीक है, जबकि चुंबकीय क्वांटम संख्या जो ml है वह कक्षक के अभिविन्यास को प्रदर्शित करता है। यल के दिए गए मान के लिए ml के 2l+1 मान होते हैं। इतनी ही संख्या प्रत्येक उपकोश में कक्षकों की होती है, अर्थात इसका अर्थ यह है कि कक्षकों की संख्या उनके अभिविन्यास के तरीकों के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन के प्रचक्रण के अभिविन्यास को ms बताता है, चुंबकीय, ठीक है, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम संख्या हमें बताता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका कक्षक और क्वांटम संख्या के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।